प्रोफेसर संजय शर्मा जी से कल बहुत विस्तार से बात हुई। जी। उन्होंने मुझे वो जो 3-4 दिन का आयोजन कर रहे हैं उसके हम्म। लिए आमंत्रित भी किया जी जी। और फिर उन्होंने उसकी रूपरेखा बताई कि वो कैसा करना चाहते हैं। जी। तो मैंने उनको बताया, उससे वो मेरी बात से कुछ सहमत दिखे। मैंने हम्म। उनसे ये कहा कि यदि हम पुराने आंदोलन, पुरानी चीज़ों में जाएँगे, तो भटक हम्म। जाएँगे। चाहे जेपी आंदोलन हो, वो बहुत हम्म। सीमित मकसद के लिए था। जैसे हम्म। उस समय जो इमरजेंसी में ज्यादतियाँ हुईं, उनको फोकस करते हुए जो है वो आंदोलन था। उस आंदोलन का फ़ायदा भी मिला, सरकार भी बदली, लेकिन कोई बड़ा सोच के साथ तो वहाँ पे था ही नहीं। आप ये बताइए, मैं आपसे अभिषेक जी ये पूछता हूँ कि जो कुछ भी जी। इमरजेंसी के दौरान हुआ, वो श्रीमती गांधी जी ने खुद जाके तो किया नहीं। हम्म। उन्होंने सत्ता में बैठे ब्यूरोक्रेट्स और व्यवस्था में बैठी पूरी व्यवस्था को दुरुपयोग किया, तो जेपी आंदोलन का सोच ये होना चाहिए था कि व्यवस्था में बैठे लोग जो है ना का दुरुपयोग भविष्य में कोई भी ना कर पाए। जी। तो वो तो नहीं किया। यही कारण है कि सिंपैथी वेव मिली, श्रीमती गांधी कुछ में सालों के बाद दोबारा आ गई। अब अन्ना हम्म। हजारे के बारे में भी मैंने कहा। मैंने कहा अन्ना हजारे जी एक सीमित बुद्धि के व्यक्ति थे, 10वीं पास थे। उन्होंने अच्छा काम किया अपनी सीमित बुद्धि, सीमित रिसोर्सेस में। उन्होंने पानी के ऊपर अच्छा काम करके एक बहुत ही सार्थक मॉडल जमीन पे निकाला। हमें उनकी उस बात के लिए प्रशंसा करना चाहिए। लेकिन उन्हें हीरो बनाकर एक भव्य भारत को पैदा करना, हम अपने आप को बौना साबित कर रहे हैं। क्या हम भारतीय एक बड़ी सोच को लेके नहीं चल सकते हैं? तो मेरी बात से वो काफ़ी कुछ सहमत दिखे। हम्म। तो मैंने उनको कहा कि अपन इसकी रूपरेखा बदलें। हम बात करें कि क्या हमारी सोच हो सकती है? हमारा दिल में कोई, हमारे दिमाग में कोई भव्य भारत है? हम उस पे चर्चा करें और फिर लोगों से पूछें कि भैया ये भव्य भारत हमने सोचा है, आपके भव्य भारत के कुछ पॉइंट इसमें हैं कि नहीं हैं? और जो पॉइंट नहीं है, आओ इन पे चर्चा करते हैं। क्या हम इनका समावेश इस भारत में कर सकते हैं? हम्म। फिर दूसरी बात मैंने उनसे बहुत बड़ी बात कही कि आज की दुष्ट व्यवस्था में, जो कि वही व्यवस्था बैठी हुई है जिसमें अंग्रेजों ने दुष्टतापूर्वक भारतीयों को तोड़ते हुए और इतने लंबे समय तक जो है ना आपके ऊपर, आपके ही लोगों को, आपके ही संसाधनों को, आपकी ही सेना को, आपके ही लोगों का यूज करके शासन किया। यदि आज के इसी सेटअप में आप आगे बढ़ेंगे, तो ये लोग आपको तोड़ देंगे। मैंने उनको कहा कि देखो, मंत्री से लेके हर कोई जो है अन्ना आंदोलन में जाके उन लोगों से मिल रहा था और जिस दिन सरकार ने सोचा, उस दिन उन्होंने लाठियां बरसाई, इनको तोड़ दिया। वही रामदेव बाबा जो है ना महिलाओं की जो है ना सलवार कुर्ता पहन के भागे। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि वी हैव टू गो फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप कॉन्सेप्ट। आज के कॉन्सेप्ट से चलोगे तो जिस दिन ये चाहेंगे उस दिन आपको तोड़ देंगे। और इन्होंने पब्लिक को तो इतना बर्बाद कर दिया है कि देश की जनता देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए नहीं जाना चाहती है, जब तक उसको जो है ना आप 500 रुपए ना दो, जब तक उसके भोजन की व्यवस्था ना करो, जब तक उसके आने जाने के लिए गाड़ियां ना दो, जब तक उसके लिए गाड़ियां घुमाने के लिए ना जाएं। और जो लोग आते हैं, उन्हें तो कई बार ये भी नहीं मालूम होता कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है, और ना ही उन्हें जाने के बाद ये मालूम होता कि उसने कहा क्या है। ये बात सही है कि नहीं है? हम्म। अच्छा, ये तो बात हो गई कि तो जनता को इतना बर्बाद कर दिया है, जनता को फ्रीबी की आदत डाल ली है, जनता को जो है ना लाडली बहना ये योजना वो योजना के तहत 1000 रुपए ले लो, 8000 रुपए ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अरे भाई, हम उस बहना को, उस भाई को, उस देशवासियों को हम सक्षम क्यों नहीं बना रहे हैं? हम उसको शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी देकर
उसके पोटेंशियल को जो है ना सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? यदि हम ये कर दें और देश के 144 करोड़ लोग, जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग समाहित हैं, यदि हम उनके पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए अलाइन कर देंगे, तो ये देश कितना भव्य होगा, इसका अनुमान बहुत स्वाभाविक ढंग से लगाया जा सकता है। तो मेरा दूसरा सुझाव उनको था कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप के बारे में भी जो है ना बात करें, क्योंकि यदि आप कोई भी आंदोलन कुछ भी करोगे, जब तक इन्हें सूट करेगा तब तक इसे ये टॉलरेट करेंगे। जिस दिन ये चाहेंगे आपका चरित्र हनन कर देंगे, आपको तोड़ देंगे, आपको बिना वजह के झूठे सबूत पैदा करके जेल में डाल देंगे। हम्म, तो आप इतने वल्नरेबल हैं इनके सामने, इन्हें डिसाइड करना है कि इन्हें कब आपको तोड़ना है। क्या आप इनको ये मौका देना चाहते हो, या डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप कॉन्सेप्ट के तहत इनको, इनकी औकात नहीं है कि आपको छू ले? और आप क्यों जन जन तक पहुंचकर जो है ना अच्छा भारत का संदेश देना चाहते हो? भाई, आम आदमी को समझा दो ना कि भैया तुमको ऐसा भारत चाहिए तो तुम अपने लोगों को जाके समझाओ, उन्हें जोड़ो, और जो अधिक से अधिक लोगों को समझाने में और जोड़ने के लिए निकलेगा, वही हमारा चंद्रगुप्त है। उसी के सत्ता के हम सिर पे ताज दे देंगे। और चाहे कोई भी चंद्रगुप्त बने, व्यक्ति छोटा रहेगा, लक्ष्य बड़े रहेंगे। तो मैं आजकल बहुत सारे लोगों को समझाता हूं कि मान लेते हैं कि तुम ही प्रधानमंत्री हो, और हम ये भी मान लेते हैं कि तुमने शपथ ले ली। अब हम आपको ये समझाते हैं कि हमारा रिफाइनमेंट का मॉडल ये है, आप ये बताओ कि आपने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद आप इन लक्ष्यों से बड़े हो या छोटे हो? आप दुष्ट, यदि हम ये मान लें कि अभिषेक जो है ना, उन्होंने एक झूठे और एक लवादा सज्जनता का रखा हुआ है, देशभक्ति का रखा है, लेकिन ये एक दुष्ट व्यक्ति हैं जो अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं और अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित करना चाहते हैं। लोगों को मूर्ख बनाकर, सबसे अधिक लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आकर मैत्री संगीत की स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। फिर हम उनको बताते हैं कि हम पार्लियामेंट्री रूल में क्या अमेंडमेंट करेंगे, इसमें क्या अमेंडमेंट करेंगे, और बिना संविधान को छुए इसी थोड़े छोटे मोटे अमेंडमेंट के माध्यम से हम आपको लक्ष्यों से छोटा बना देंगे। और फिर मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ आप लक्ष्यों से छोटे हो गए कि नहीं हो गए, और आपके अंदर का दुष्ट क्या लक्ष्यों के साथ कुछ कंप्रोमाइज करने की स्थिति में है? चाहे कर भी नहीं कर पाएगा। हमें ऐसे सिस्टम की बात करना पड़ेगी। हमें इंक्रीमेंटल की यदि हम बात करेंगे, तो इंक्रीमेंटल को जमीन पर उतारने की आपकी ताकत ही नहीं है। जब आपका इंक्रीमेंटल बेनिफिट इनके हितों को विरुद्ध जाएगा, ये आपके विरुद्ध 4 झूठे गवाह खड़े करके आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करके आपको जेल में डाल देंगे और आपकी जमानत नहीं होगी। आप वर्तमान सिस्टम के सामने इतने वल्नरेबल हैं, ये मैं सिस्टम का हिस्सा होने के नाते बहुत अथॉरिटेटिवली, अधिकार पूर्वक इस बात को कह रहा। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि 2 विषय जो है, हम उस जो वर्धा सम्मेलन हम कर रहे हैं उसके पहले जो है ना चर्चा में ले लें, अभी आपके ही इसी सिस्टम में, जिससे वो बात जो है पहली बार वहां ना कही जाए, ये बात कुछ फॉर्म में यहाँ आ जाए, और फिर अपन उसको जो है ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग आप हमको हमारे पास भेज दीजिएगा, तो मैं अपने चैनल पे भी उसको सर्कुलेट कर दूंगा, आप भी सर्कुलेट कर दीजिए। उससे क्या रहेगा, देयर विल बी नो सरप्राइज एलिमेंट, और लोगों से अनुरोध किया जाए कि जो वो कहना चाहते हैं उसको तैयार करके आए, इम्प्रॉम्प्टी रिएक्शन ना दें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इससे हटके यदि आप कोई भी मॉडल करेंगे तो नंबर 1 वो कॉस्टली होगा, और इनके पास तो थाउजेंड्स करोड़ हैं, इनके पास तो सत्ता की मसल है, ये इनको आप इनके मॉडल के तहत कुछ नहीं कर पाएंगे, आप एक सीट नहीं निकाल पाएंगे। और ये इन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय के ऊपर इतनी मास्टरी कर ली है कि जो लोग आपके फेवर में होंगे उन्हीं जाके जो है ना फर्जी कैंडिडेट को खड़ा करके आपके वोट काट ले जाएंगे। आप इनके सामने इतने बौने हैं कि आपको अपने बौनेपन का एहसास ही नहीं है। बिल्कुल बौने हैं, बिल्कुल असहाय हैं।
आपको जो एक फॉल्स सेंस ऑफ पावर है वो 2 मिनट में इवोपरेट हो जाएगा जब ये आपके पीछे पड़ जाएंगे तो। और इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है कि ये कोई भी चीज टेक्नोलॉजिकली फैब्रिकेट करके आपको डिफेम कर देंगे। जब ये चाहेंगे तब आपको पप्पू बना देंगे, जब ये चाहेंगे तब आपके चेहरे पर जो है ना वो स्याही फेंकवा देंगे, जब ये चाहेंगे तब आपका चरित्र हनन कर देंगे, और केस फैब्रिकेट करके आपको जो है वो कर देंगे। और ये तो इतने दुष्ट हैं कि जो लोग आपकी सहायता में खड़े होंगे उनके पीछे पड़ जाएंगे, जिससे आपके पीछे लोग सहायता में खड़े ही ना हो पाए, डर जाएं लोग। आज वो डर का माहौल है। तो अभिषेक जी, मेरी आपसे अनुरोध है कि 2 विषय आप जो है ना डाल दें। एक तो वो अपन वो वाला डालें कि 5 महालक्ष्य और 21 सॉरी 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य कौन है और क्या है, एक तो उसके बारे में अपन चर्चा कर लें। और दूसरी हम चर्चा करें कि हमारी व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप कॉन्सेप्ट विच कैन ओनली हेल्प दिस नेशन, नोबडी एल्स। ये 2 चीजों को, और फिर इसके बाद आप जो भी चाहें कि शिक्षा कैसे बदलेगी, आपको रोजगार कैसे मिलेगा, पोटेंशियल का रोजगार कैसे मिलेगा, आपको भोजन का अद्भुत मौलिक अधिकार कैसे मिलेगा, कल ब्रिज अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कल ब्रिज अकाउंट जो है ना बिना भारत सरकार के खजाने से 1 पैसा लिए हर भारतीय को समृद्ध कैसे बनाएगा, कैसे भारत सरकार के पास हमारे ही 3 मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचेगा। कल के भारत में किसी भी भारतवासी को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा है। तो टैक्स इस बात का, तो ना तो भारत में डायरेक्ट टैक्स होगा और ना ही इनडायरेक्ट टैक्स होगा। बात में समझ रहे हैं आप? तो ये आपके लीवे को आप ऑपरेट करते हुए, क्योंकि देखिए सभी लोग वही बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें कर रहे हैं। कल भी मैं सुन रहा था श्रीकांत जी को। आई डोंट थिंक ये है ना इस देश को ये सब चीजें बदल सकती हैं। मैं आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि ये उतने समय तक ही ऑपरेट कर पाएंगे जब ये आज वे सत्ता में बैठे लोगों को थ्रेट बनेंगे, इनको मक्खी जैसा मसल दिया जाएगा। आज इनको इनसिग्निफिकेंट माना जा रहा है, इसलिए इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम है इन्हें सुनने वाले हैं कितने, 40 लोग भी नहीं है। और उनकी छोटा मोटा एक ब्लॉक में कुछ कर भी लेंगे, उससे इनकी सत्ता पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। तो अच्छी बात है, कुछ आप अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, हमें अच्छा लगेगा तो हम मन की बात में आपकी तारीफ कर देंगे, आप भी लट्टू बन जाओगे। लेकिन ये अच्छा परिवर्तन नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि उस अच्छा परिवर्तन से उन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हिट हो सकते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे दो के जो है ना इंटरेस्ट हर्ट हो सकता है। कल मुझसे जो है ना वो बात कर रहे थे कि साहब जो है शंकराचार्य वगैरह को जो है नीता अंबानी जी बुला रही हैं। हमने कहा भाई नीता अंबानी जी के जाने पर ये शंकराचार्य वहां करेंगे क्या, ये तो बता दो मुझे। मुकेश अंबानी जो है ना उनके दत्तक पुत्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के सभी हितों को साध रहे हैं। आपको बुलाकर आपका महिमा मंडन करके आपकी बहुत तारीफ करके आपको बड़ी बड़ी गिफ्ट देके नीता अंबानी जी आपके जो चीजें हैं उसको जो है ना कंट्रोल कर ले जाएंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे। और क्या मालूम नीता अंबानी जी मोदी जी के कहने पे ही ये कर रही हैं। तो इस पूरे बड़े जाल को, ये माया का ऐसा जाल है जो अभी इसको जब तक हम इस जाल को काटने की बात करेंगे तो अभिषेक जी मैं आपको बता रहा हूं ये जाल कभी नहीं कटेगा, क्योंकि ये जाल जाल है ही नहीं, ये तो महा डरावना भयावह अंधकार है। तो अंधकार को काटा नहीं जा सकता है। अंधकार के लिए एक मोमबत्ती जला दीजिए, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो यदि आप बीमारी को एनालाइज करके सही इलाज नहीं करेंगे तो हमें भ्रम होता रहेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रम ही है, उससे हम मंजिल पे कभी नहीं पहुंचेंगे। इस उम्र के पड़ाव पे बहुत सारे वृद्ध लोग अच्छी बातें सोच रहे हैं। आप सीमित केस में कर ही नहीं सकते हैं। आप बताइए इस देश में ये पहले घोषित पॉलिसी होने के बाद जो है ना गायों को कटने का जो है ना नियम कानून क्यों रद्द नहीं हुआ? जब हमें मालूम है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी विराजित हैं,
तो हम गाय की गोबर की जो है ना उस महिमा मंडन और उस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी के गवर्नर ही रिसर्च करके कह रहे हैं कि साहब इसके 1 ग्राम गोबर में जो है ना 3 करोड़ बैक्टीरिया हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के गवर्नर साहब कर रहे हैं, जिन्होंने रिसर्च करा के ये निष्कर्ष निकाला है। मैंने वो रिसर्च नहीं कराई है, उन्होंने कराई है। और जब जिस रिसर्च में उन्होंने ये कहा है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से माननीय नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित थे और मैं भी सम्मिलित था। जी। तो ये बात मुझे भी मालूम है कि उन्होंने कहा है और ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम फिर भी जो है ना केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को जो है ना सब्सिडी देंगे, हम तब भी सब गड़बड़ चीजों को होने देंगे। इस देश का नेतृत्व क्या कर रहा है, जहां पे 60% जो है दूध जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो है ना चीज जैसी घातक चीजों का यूज कर रहा है। और अब इसके लिए तो चाइना ने कोई ऐसा केमिकल प्रोडक्ट बना दिया है, इसलिए आपको यूरिया की तरफ देखने की जरूरत नहीं, उस केमिकल को मिलाओ और दूध बन जाएगा। बस कैंसर होगा आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतने बौने क्यों हैं? क्या हम भारतीय बड़ी चीज का चिंतन सोच नहीं कर सकते हैं? क्या ये दुष्ट चाय वाले और टैक्सी वाले ही इस देश का नेतृत्व करेंगे, जो कहेंगे कि साहब अभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दो क्योंकि आज बादल है, रडार नहीं देख पाएगा? नहीं, मतलब जो अपने आप को एबायोटिक कहेंगे, क्यों कहेंगे ये बताइए ना मुझे। जो सिलेक्टिवली जो है ना बड़े से बड़ी घटिया चीजों पर अपनी चुप्पी साध जाते हैं। जब इस देश की बेटियों के साथ जो है ना जो कुछ हुआ, वो अपने प्रति अपना लज्जाप्रद नहीं था कि जो मेडल्स लाई उनका शारीरिक शोषण किया गया और फिर निर्लज्जता से उन्हें ही जो ना टारगेट किया गया, उनका ही चरित्र हनन किया गया। अपने दुष्ट के विरुद्ध वो कुछ नहीं कर पाए। ये 56 इंच का सीने वाला व्यक्ति अपने आप को इतना मजबूत समझता है, इतना असहाय समझता है। तो अभिषेक जी, आप युवा हैं, आप चिंतनशील हैं। मुझे लगता है कि इस एनर्जी को फालतू की बातें करने में यदि आप बचा पाएंगे, उसको एक डायरेक्शन दे पाएंगे और बिना किसी को ऑफेंड किए वो डायरेक्शन आपको देना पड़ेगी। इन लोगों को, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी को वो अपना रहे हैं वो कभी सफल नहीं होगी, मैं ये बात कह रहा हूं। हमारी स्ट्रेटेजी भी हो सकता सफल ना हो, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी को सफल होने की संभावना इसलिए है क्योंकि वो इनके द्वारा जो है ना भेदन उसका नहीं किया जा सकता है। वो उसे डैमेज करने की स्थिति में नहीं है, वो फर्जी मुकदमा कायम करने की स्थिति में नहीं है, वो हमारे ऊपर लठ बरसाने की स्थिति में नहीं है, हमें सलवार कुर्ता पहन के भागने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम मजबूत हैं। इसलिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप कॉन्सेप्ट के माध्यम से महाबदलाव की बात करना होगी। इससे हटके यदि हम कोई भी बात करेंगे तो वो कॉस्ट इंटेंसिव होगी, उसको वो जब चाहेंगे तब पंचर कर पाएंगे, वो जब चाहेंगे आपका चरित्र हनन अपना आईटी का यूज करके कर देंगे। आप ये भूल जाएंगे, वो आपको कॉन्कॉर्ड कर देंगे, जो बात आपने कही नहीं है वो कहते हुए आप दिखाई देंगे, लोग करेंगे ये तो बहुत दुष्ट आदमी है कि नहीं? एआई का यूज कर लीजिए, जो चाहो वो कहलवा दीजिए, आपकी ही टोन, आपकी भाषा, आपका ही वो दिखाई देगा उसमें। तो माननीय अभिषेक जी, इस प्लेटफॉर्म का यदि आप वर्धा के पहले वो जो संदेश आप मेरे माध्यम से प्रेजेंटेशन के माध्यम में दिलाना चाहते हैं, मेरा ये आपसे प्रार्थना है कि उसे प्रायोरिटी दें। ये पुराने बूढ़े बेकार से कॉन्सेप्ट कि हम ये कर लेंगे, एक गांधी जी का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि गांव जो है ना साम्राज्य वो होगा। अरे गांव की अपनी क्षमताएं हैं, देश की अपनी क्षमताएं हैं। हम इस देश को ग्राम साम्राज्य बनाकर जो है ना इस महादेश की जो है ना पूरी शक्ति को क्यों खराब करना चाहते हैं? तो कुछ काम तो जो है ना हमें बड़े करना होंगे। अरे इन लोगों ने गांव को नष्ट कर दिया है। ये बताइए, गांव में ये इन्होंने पार्टी बेस्ड इलेक्शन क्यों लाए हैं? अपना कैडर खड़ा करने के लिए। आज किसी भी गांव में शांति नहीं है, हर गांव में पार्टी लाइन पे झगड़े हो रहे हैं।
हर हर गांव में पार्टी लाइन पे दुष्टता हो रही है। बिल्कुल। आप ये बताइए ना, कैसा पुलिस सिस्टम है जो घटिया कानून के तहत भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करता है और उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह है कि यदि आप इसको भेद के बाहर निकल आएंगे तो आपकी इज्जत जो गई है वो तो चली गई है, उसका कुछ नहीं होने वाला है जो बैठा हुआ है। आपको थानेदार यदि गाली देके भगा देता है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पटवारी आपकी गलत नापतौल करके आपसे घूस भी खा रहा है, भाइयों भाइयों में झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो जा रहा है, किसी का कुछ बिगड़ रहा है। भैया ऐसा सिस्टम क्यों है? भाई देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। वो पटवारी जो नाप रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? इनकम टैक्स में जो है ना वो रेड करता है, एक फर्जी सा जो है ना 100 करोड़ 50 करोड़ का जो है ना बताते हैं कि टैक्स बनता है, और बाद में जब वो सेटल होता है तो वो कुछ लाखों में पहुंच जाता है। तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिन्होंने उसने 100 करोड़ का जो है ना पहले निकाला था? क्या वो इतना दूध पीता बच्चा है कि उसे अकाउंटिंग ठीक से नहीं मालूम है? वेयर इज अकाउंटेबिलिटी? और आपने 10 साल को उसको रगड़ा दे दिया है। व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द एसेट, व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ द इनकम टू द नेशन? है किसी की अकाउंटेबिलिटी? किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि आप गुलाम हैं। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, आप किसी को नहीं चुन रहे हैं, आप पर लोग थोपे जा रहे हैं। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप भ्रम में रहेंगे कि आप सरकार चुन रहे हैं। आप किसी सरकार को नहीं चुन रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को नहीं चुन रहे हैं, आपको कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वो आपको मूर्ख बनाकर, आपके वोट को खरीद कर, आपके वोट से जीत रहे हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी विप से बंधे हुए हैं। देयर इज नो डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वी आर लिविंग इन द पार्टी की कर्सी, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। आम आदमी कहीं नहीं है। ये बताइए, सिस्टम में बैठे व्यक्ति किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी है क्या? और क्यों नहीं है अकाउंटेबिलिटी? वो घूस खा रहा है, धड़ल्ले से गड़बड़ कर रहा है, धड़ल्ले से सम्मान पूर्वक रिटायर हो रहा है। आपको मैं एक कहानी सुनाऊं? आप उत्तर प्रदेश से ही है ना? जी जी। तो उत्तर प्रदेश के आईएएस एसोसिएशन ने एक लिस्ट जारी की थी कुछ साल पहले, 10 साल हो गए लगभग। उत्तर प्रदेश के महाभ्रष्ट आईएएस ऑफिसर, आपकी जानकारी में है? नहीं नहीं, मुझे मालूम नहीं है। हाँ हाँ, ये बाकायदा जारी की थी। अच्छा। जब एक नेता से पूछा गया कि साहब ये इस तरीके की लिस्ट जो है ना जारी की है एसोसिएशन ने, इसका आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि साहब एसोसिएशन ने तो मेरा काम बड़ा आसान कर दिया है। पहले हमें भ्रम रहता था कि ये अच्छा है, बुरा है, भ्रष्ट है। अब मेरे पास सर्टिफिकेट के साथ जानकारी है कि साहब ये तो बदमाश है, हम उसे अपने हित के लिए यूज कर रहे हैं। वो हमारे सभी जायज गैर जायज कामों को कर रहा है। तो मैं तो आईएएस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। जहां ऐसे दुष्ट बैठे हों वहां पर आप ज्यादा सीधी चाल चलेंगे, और ऐसे ही आज के ही परिप्रेक्ष्य में यदि आप चलेंगे और आज के अनुभव को जो है ना बड़ा करेंगे, आज का अनुभव हमें नए सिस्टम, नई सोच से तोड़ना होगा। हमें लोगों के अनुभव को उनके नए अनुभव से बदलना होगा। उन्हें अपने ज्ञान के बारे में उन्हें बताना पड़ेगा कि तुमने तो ज्ञान पाया है वो लॉर्ड मैकाले का पाया है, वो उस शिक्षा मंत्री ने जिसने 10 साल तक मेहनत करके सब चीज खराब कर दी, वो ज्ञान आपके पास है। आप तो सत्य को जानते ही नहीं है। सत्य तो विलोपित है। जिन्होंने झूठ बोला उन्हीं को जो है ना कमेटियों का सदस्य बनाया गया। रिसर्च भी उन्हीं लोगों के, वो जब वो अप्रूव करते थे तब रिसर्च होती थी। अच्छी रिसर्च तो सामने नहीं आ पा रही आई। यदि जो रिसर्च अप्रूव नहीं हुई, यदि उसको अपन निकालेंगे उस समय की, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। उसको इन्होंने लोगों को पीएचडी अवार्ड नहीं होने दी, क्योंकि वो इनकी थ्योरी को सूट नहीं करती थी। इतनी दुष्टता हुई इस देश के साथ। इस देश के गुरुकुलों को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या कुकर्म किए, वो हैं कहीं रिकॉर्ड पे आपके? हमें उन किताबों को और उनको खोजना चाहिए जहां पर वो घृणित कार्रवाई जो है अंग्रेजों ने की,
जिससे कि आपके जो है ना एजुकेशन सिस्टम को वो डैमेज कर सकें, आप में हीन भावना ला सकें। हमें उस पे काम करना चाहिए, और यदि किसी ने काम किया है तो वो चीज को सामने लाएं और अपने वक्तव्य में उसको उजागर करें, उसको ऑथेंटिसिटी दें। अब जवाहरलाल नेहरू यदि मुस्लिम थे और उन्होंने मुस्लिमों के हित साधे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उस पर रिसर्च करा के जो है ना एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट क्यों नहीं ला रहे हैं, और वो भी उनकी पार्टी ना लाए। लेट इट बी ए रिसर्च फाइंडिंग। उसमें जो है ना यदि किसी को ब्रिटिश पार्लियामेंट जाने की जरूरत है तो हम उसको सरकारी फंड पे भेजें। भाई देखो, अंग्रेजों की एक बात तो अच्छी थी, वो आपके सामने जो भी बात करें अपने पार्लियामेंट में ठीक ठाक बात करते थे। तो यदि हम सिर्फ पार्लियामेंट्री बहस पे चले जाएं तो हर कानून में अंग्रेजों की क्या सोच थी वो सामने आ जाएगी, और फिर उस सोच वाला कानून क्या इस देश में चलना चाहिए ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आजादी के 75 साल बाद इन दुष्टों ने 3 कानून बनाए और उनकी आत्मा नहीं बदली। इन्हें लज्जा नहीं आई कि पुराने कानून का सेक्शन ये और नए कानून का सेक्शन ये है। इन्हें ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल परसते हुए तनक भी लज्जा नहीं आई। ये है इनका चरित्र, और ये उन्होंने तब किया जब मैथिली शरण गुप्त ने एक ड्राफ्ट जो है कानून इनके पास भेजा हुआ था 2020 में। 30 सितंबर 2020 में मैंने एक कानून का ड्राफ्ट भेजा था कि क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत का कॉन्सेप्ट क्या है, विथ सर्टेनिटी हम इसे कैसे जमीन पर ला पाएंगे। ये ड्राफ्ट अभी भी भारत सरकार में विचाराधीन है। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब इस पे आप जो है ना वो करके और इसमें फिर इसको तराश के भेजिए। मैंने कहा भाई साहब, मैं रिटायर होने के बाद मैं ये सब धंधे क्यों करूं। हाँ, आप इसके लिए ऑर्गेनाइज करिए, मैं ही नोडल ऑफिसर बना हूं और बना रहूंगा, और मैं वो सब जो भी आप चाह रहे हैं वो बहस बहस सब करा दूंगा, उसको मैं स्टीयर हेड भी कर लूंगा। लेकिन आप चाहो कि मैथिली शरण गुप्त अपनी कैपेबिलिटी अपने पैसे से धंधे कराएं तो मैथिली शरण गुप्त नहीं कराने वाले। तो अभिषेक जी, मुद्दे पे लौट के वापस आते हैं कि जो 1 महीने का आपके पास समय है वर्धा के पहले वाला, आई लीव अप टू यू कि हाउ इफेक्टिवली यू वुड लाइक टू इनकॉर्पोरेट दिस न्यूअर डायमेंशन ऑफ द डिस्कशन। और उनकी डायमेंशन, उनको भी ऐसा ना लगे कि आप डेविएट हो रहे हैं, तो बीच बीच में उनका डालते जाइए। एक हर वीक में एक एक जो है ना रख लीजिए, वी कैन कवर वन वन सेशन। तो एक वीक में हमारा एक सेशन रखिए और उसकी रिकॉर्डिंग मुझे जरूर भेजिए। तो उसको दैट रिकॉर्डिंग आई विल यूज टू स्प्रेड टू द पीपल मेकिंग यूज ऑफ माई नेटवर्क। तो आप मुझे वो वाला भी भेज दीजिए जो हमने पुराना प्रेजेंटेशन दिया था ना, किसानों वाला भी। तो एक ही दिया ना मैंने, और कुछ भी दिया था क्या? 2 दिए थे आपने, एक तो मैंने लिंक भेजा हुआ है, उसी में सारे हैं। उसी में आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। एक बार आप फिर से वो लिंक भेज दें मुझे जरा, कहीं मिस कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे खोजना पड़ेगी कहाँ लिंक है। यू कैन सेंड। अभी तुरंत भेजा हुआ है, अभी तुरंत भेजा है, आप देख लीजिए। चलिए, आई विल डू दैट। एंड अभिषेक, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब एट योर एज। दिस काइंड ऑफ द सिंसियरिटी इज वेरी मच मिसिंग। और मैं चर्चा में ये देखता हूँ कि आपने कभी भी सेंटर स्टेज लेने की कोशिश नहीं की। यू ऑलवेज स्टे इन बैकग्राउंड। ये तुम्हारे सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेशन की गहराई को दर्शाता है। That you are not interested in limelight, you are interested in creating a right kind of environment, right kind of the ecosystem. अच्छा अभिषेक, तुम फ्रैंक मूड में बताना, जो मैं कह रहा हूं उससे आप कहां तक सहमत से दिख रहे हो। मैं ये मानता हूं कि पूरी तरह से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कितने % आप सहमत हो मेरी बातों से? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था और आज फिर से बोल रहा हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हम, हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ। हाँ, मैंने पहले भी आपको बोला था और अभी फिर से बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा जो बोलने का तरीका है वो उसमें बदलाव की जरूरत है। और वो तरीका वो क्या कुछ ऐसा हम होगा कि क्या एक सेशन हम इसी पे कर लें कि शैली बदलने से यदि लक्ष्य हासिल होता है तो मुझे शैली बदलने में क्या दिक्कत है? क्योंकि हाँ, क्योंकि लक्ष्य नहीं बदलना हमारे है। लिए लक्ष्य प्रधान होना चाहिए ना, शैली प्रधान नहीं होना चाहिए ना। हाँ, शैली बदलनी है हमको।
और नहीं, टैली कैसे बदलेगी? कैन वी रियली हैव, जब आप तैयार हो जाएं, कैन यू मेक ए प्रेजेंटेशन कि मैंने आपकी शैली में ये दोष देखे हैं, यदि हम इसमें ये रिफाइनमेंट कर देंगे तो ये चर्चा अपन वर्धा नहीं में कर इतना ये चर्चा इतना अपन वर्धा में कर सकते हैं। आ, हाँ उसमें ज्यादा लेखा अच्छा से होगा वर्धा में शायद। आप जाएंगे शायद, ये तो है। हाँ हाँ मैं तो जाऊंगा। वर्धा में अपन जो है ना, क्यों बात ना करें कि वो तमाम बदलाव जिसमें हमारी शैली भी आ जाएगी और दूसरे बदलाव भी आ जाएंगे। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होने वाली है कि वहां पर उस मीटिंग में आप एक काम कर सकते हो, दैट में बी योर बिल से प्रेजेंटेशन, निकलने नहीं में दैट दिक्कत आएगी। एक दूसरा काम कर लेते हैं, दैट कैन बी ए सोलो प्रेजेंटेशन टू मी अलोन। यदि आपको लगता है कि दूसरे उसको प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, कुछ कुछ माइनर बग्स हैं, उसको हटाना पड़ेगा। तो हटा देंगे। माइनर ये हाँ बताइए, माइनर जब माइनर बग्स जो है, इसको मैंने पहली बार भी उसको हाईलाइट किया था कि ये चीजें हैं जो आ रही हैं। यहाँ पर आपको मैं बताऊं, जिन लोगों के बीच में आप बैठेंगे वर्धा में, वो लोग इतने रिगिड हैं अपनी सोच पे, इतनी रिगिड हैं कि उनको उनकी सोच और उनके अप्रोचेस से डेविएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो मैं आपको अभिषेक जी बता दें कि हम लोग रॉन्ग व्यक्तियों से जूझ रहे हैं, हमें नए व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके उनको करना चाहिए। इस लॉट को हम इस प्लेटफॉर्म पे चलाते रहें, एक दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें लक्ष्य प्रधान वाले सोच के लोग रहें। इन्हें ये बताओ, ये एक मिनट, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इस डेड वेट को हम क्यों ढोएं? आप धोइए अभिषेक जी, मैथिली शरण गुप्त क्यों ढोएं? हमारी क्या मजबूरी है कि कमलानंद जी जो कह रहे हैं हम उसी को सुने? हम उनको जानते हैं, वो हमारे सीनियर हैं, अब 80 साल के हो गए हैं, उन्होंने फील्ड में काम किया है, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं वो सब हमारी जानकारी में है। लेकिन और वो पॉजिटिव है, मैं आपको बताऊं इन सब लॉट में कमलानंद जी द बेस्ट, वो हमेशा पॉजिटिविटी देखते हैं। हमने हमने उनके चरित्र में एक फायदा वो देखा है कि वो कभी नेगेटिव बात नहीं करते हैं। वो किसी भी व्यक्ति को जो है ना आगे बढ़ाकर उसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं। जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था किसानों वाला, तो वो तब तक तो मैंने उन्हें पहचाना नहीं पाया था, कमलानंद से मैं समझ नहीं पाया कि कमल टावरी जी हैं, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। राइट, ये तो मुझे बाद में समझ में आई कि ये कमल टावरी जी बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई कमलानंद जी लिखा हुआ था उसमें, तो हमें समझ में नहीं आई बात। राइट, आवाज से मुझे कुछ कुछ लग रहा था, लेकिन मुझे लगा दो लोगों की आवाज हो सकता है मिल भी सकती है। तो मैंने देखा कि उन्हें कोई इस बात में संकोच नहीं था कि यदि मैथिली शरण गुप्त कुछ बात को ठीक कह रहे हैं तो हम मैथिली शरण गुप्त को आगे करें और उनके उस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाएं। ये पॉजिटिविटी मैंने मिस्टर कमल टावरी जी के चरित्र में, उनकी इच्छा शक्ति में मैंने देखी, और उन्हें ये एडमिट करने में जरा भी संकोच नहीं है कि वो इतने प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हो रहे हैं और अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं। इस बात को स्वीकार करना और पब्लिकली कहना के लिए बड़ा करेज चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आपको लगता है कुछ इतने डेड वेट हैं जो कि अपने रिजिड हैं कि जो उन्होंने सोचा है तो वो सोचते रहें, लेकिन वो महाबदलाव के अभियान में उनको प्रोमिनेंट रोल मत दीजिए, क्योंकि जितनी एनर्जी आप उनके जो है ना रिजिड स्वभाव को बदलने में लगाएंगे, उतनी एनर्जी में तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज कह रहा हूं कि आपकी पॉजिटिव फाइंडिंग क्या है कि आप हर व्यक्ति को उसके उसके स्वरूप में जो है ना स्वीकार कर रहे हैं। यदि कोई किसी पार्टी का अंधभक्त है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो किसी पार्टी की दरी बिछा रहा है, पोस्टर लगा रहा है, कुर्सियां लगा रहा है, उसको उसमें आनंद मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी पार्टी से जुड़े रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे तो इस बात में भी दिक्कत नहीं है कि आप दुष्ट हैं, मुझे इस बात में भी दिक्कत नहीं है कि आप अपराधी हैं। हाँ, यदि आप अपराधी हैं और आप पोजीशन में आपको आ जाएंगे, तो चूंकि अपराधियों को हम टिकट नहीं देंगे तो उस समय आपका टिकट कटेगा, लेकिन अपराधी होते हुए भी आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट फिर भी देंगे, और आपका चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट बाकी लोगों से भिन्न होगा। कभी आप मुझे सुनेंगे तो हमने उसकी भाषा भी बताई है कि अपराधी वाले जो चंद्रगुप्त यदि पोजीशन हासिल करने में सफल होंगे, मेरिट लिस्ट में आने में सफल होंगे, तो हम उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन जो उनको हम चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे उसकी भाषा क्या होगी ये भी मैंने कोडिफाई की हुई है। तो मेरा कहना यह है कि जो आज अपराधी है, जो आज दुष्ट है, जो आज नेगेटिवली सोच रहा है, जो आज के सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके जहर परोस रहा है, वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है
क्योंकि आज का सिस्टम जो है ना उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है, या उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके उसका हित सध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वही व्यक्ति कल जो है ना दूसरे ढंग से पेश आएगा, ना वो अपराध करेगा, ना वो दुष्टता करेगा, ना वो मक्कारी करेगा। तो हमें दुष्ट अपराधी आज अच्छा है, बुरा है, सज्जन है, ये इन चीजों में जाना ही नहीं है। मुझे तो केवल एक चीज चाहिए आपसे कि क्या आप अच्छे भारत का संकल्प लेने की स्थिति में हैं? क्या जो आपका ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेंगे? क्या आप प्रत्येक रविवार को या जो भी दिन आपको सूट करता है, उसमें रोटेशन के आधार पर हर व्यक्ति जो है ना आपको आमंत्रित करेगा, जिसमें हम उस समय का जो भी बेस्ट वीडियो जिसने आपको आत्मा को छुआ है, उसको जोर से चलाएंगे और फिर आपस में बात करेंगे, भैया ऐसे ही भारत चाहिए क्या? तो बस संकल्प ले लो, ये कार्रवाई कर लो, हम चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाएंगे। बाकी कॉन्सेप्ट और मॉडल को रिफाइन आपके ऊपर थोपा नहीं जाना है, उसे रिफाइनमेंट की प्रक्रिया निहित है। तो आपको वो डर नहीं करना है कि मैनेजर गुप्ता क्या सोच रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी बात कर रहे हैं, उससे कहीं बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो उसमें कोई बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज थोपी नहीं जाने वाली है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा ली है उनके व्यूज भी जो है ना उसमें आएंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके व्यू भी आएंगे, आम पब्लिक के व्यू आएंगे। और आम पब्लिक भी वो वाली पब्लिक नहीं जो गांव शहरों में रह रही है, वहां रह रही है, गांवों में जो अलग अलग भाषा बोलती है, जो दूसरी भाषा को समझती नहीं है, उनके व्यूज भी प्रेसिपिटेट किए जाएंगे 45 दिन में। और फिर इन नेताओं को, चूंकि पब्लिक पहले अपनी बात कह चुकी है, इसलिए जानबूझ पब्लिक को पहले किया जा रहा है, फिर ये नेता अपनी बात कहेंगे, तो ये जनप्रतिनिधि के नाते नहीं कहेंगे। इवन प्रधानमंत्री को चौथे चरण में सम्मिलित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रूल, पार्लियामेंट्री और विधानसभा रूल का हिस्सा बना दिया जाएगा। कोई चीज पार्लियामेंट और विधानसभा में सीधे आ ही नहीं पाएगी, इस रिफाइनमेंट प्रोसेस से गुजरना होगी। फिर कोई भी आपके ऊपर जो है ना डिमोनेटाइजेशन और कोरोना वैक्सीन नहीं थोप पाएगा। आपको मालूम है कोरोना वैक्सीन में सरकार क्या कह रही है कि हमने तो कुछ नहीं थोपा है, हमने तो कुछ नहीं कहा है, हमने तो कोई कंपलसरी नहीं किया है। अरे भाई साहब, आपने कंपलसरी किया है कि यदि वैक्सीन नहीं लगाओगे तो आप जो है ना यहाँ नहीं जा पाओगे, बस में नहीं जा पाओगे, ट्रेन में नहीं जा पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। अब जब आपको जो है ना वो वैक्सीन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज दिख रहे हैं और लोगों आपसे कंपनसेशन मांग रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं। ये है चरित्र आपके नेतृत्व का। तो अभिषेक जी, मेरी प्रार्थना ये है कि हमें हर व्यक्ति उसके ओरिजिनल स्वरूप में स्वीकार है। केवल एक ही शर्त है कि वो अच्छे भारत का संकल्प लेके अपने लोगों को जोड़ने में मदद करे। यदि हम ऐसा कर पाए तो चंद दिनों में 100 करोड़ होंगे। और जो मॉड्यूल्स टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है उसके प्रति कोई चिंता ना करे, क्योंकि वो किसी के ऊपर थोपने वाले नहीं है, क्योंकि लक्ष्य प्रधान है। और माननीय प्रधानमंत्री को भी लक्ष्यों से बौना बनाने की भी हमने प्रक्रिया बताई है, आप कहेंगे तो उसकी चर्चा भी कर लेंगे। मतलब यदि अभिषेक जी जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर कल जो है इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले लेते हैं, तो मैं आपके सामने सिद्ध करूंगा कि शपथकृत प्रधानमंत्री माननीय अभिषेक जी 5 मौलिक अधिकारों और 21 महालक्ष्यों के सामने कितने बौने होंगे, ये मैं सिद्ध करूंगा। आपके अंदर की दुष्टता जो है होगी भी तो प्रकट नहीं कर पाएंगे आप। जी चलिए, तो अभिषेक जी इसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे। जय हिंद, जय जी भारत, वंदे मातरम। और इस एक महीने का आप जो है टाई आउट कर लीजिए कि जो आपके वो हैं। और यदि आपको लगता है तो आप एक दूसरा जो है ना प्लेटफॉर्म बनाने की बात करिए, जिसमें रिजिड लोगों से मुक्ति पाइए। हम रिजिड लोगों के प्रति अपनी एनर्जी क्यों खर्च कर रहे हैं, बताइए ना मुझे। Why we should waste our energy on the people, those who are having so much of rigidity, कि उनके लिए अपना रिजिडिटी, अपना जो है ना स्वप्न ही महान महान है। इस देश से कोई लेना देना नहीं। वो भारत कैसा बनेगा, भारत के नागरिक को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनके जो भी छोटे मोटे अनुभव हैं, जो भी उन्होंने सोच लिया है, वो उसी की जो है ना स्टीरियोटाइप थिंकिंग में रहना चाहते हैं और उसी में खुश हैं। और उनको लग रहा है कि वो विश्व का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पे हमें अपनी एनर्जी खर्च करना चाहिए क्या? देखिए, अगर हम ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करें तो रिगिडनेस जो होती है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है और जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बेसिस पे, उसके आधार पर आप में रिगिडनेस आती ही है। और जो बात आपने बोली
यही बात दूसरे भी बोलते हैं, लेकिन करते भी वही है। तो अपन उनको बोलते मौका हैं दें, नहीं नहीं, अपन उनको कि मौका दें। बोलते हैं और करते भी वही हैं। वो जो कर रहे होते हैं कई बार, जिसे बोलते हैं ना, अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। हाँ हाँ वो कर रहे होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता कि ये कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके बिहेवियर में आ चुका है। हाँ हाँ। अब जब वो बिहेवियर में आ चुका है तो आप उनको बताएंगे, वो उसको थोड़ा सा सुनेंगे भी, लेकिन जब वो उनकी आइडेंटिटी और उनकी जो सेल्फ मेड इमेज पे जब वो खतरा महसूस होने लगता है, तो फिर वो लोग जो होते हैं डर जाते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ, और यही जो प्रॉब्लम सारी चालू होती है। ये सभी के साथ प्रॉब्लम होती है। मैं आपको एक दूसरी चीज कहूँ, हम इन चीजों जी को चर्चा का विषय ही ना बनाएं। हम हाँ, हम इसीलिए। हम जो है महान भारत, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप कॉन्सेप्ट, उन पे बात करें ना, कि पुराने लीडरशिप का जो है ना कॉन्सेप्ट तो इन कारणों से जो है ना। और आप बहुत वनरेबल हैं। ये बताओ, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो प्रतिदिन जो है ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर इनसे जाके मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? हम्म, उसी आंदोलन पर जब सरकार अपने पे आ गई तो उसने लठ भांजे, भांजे कि नहीं भांजे? बिल्कुल और रामदेव बाबा को भी जो है ना औरतों की ड्रेस पहन के भागना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात समझो कि वी आर वेरी वनरेबल। हम आपको जबरदस्ती जो है ना महान ना माने, बड़ा ना माने, शक्तिशाली नहीं माने, क्योंकि दुष्ट व्यवस्था स्थापित है। और अब वो और बड़ी दुष्ट हो गई है क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है। आपको ऐसी घटिया चीजें कहते हुए बता दिया जाएगा कि लोग बाग आपके नाम पे थू थू करेंगे। वो आपका चरित्र हनन कर देंगे, आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा देंगे, और वो सामने नहीं आएंगे, वो अपने चंगू मंगुओं से करा देंगे। आप जो है उन मुकदमों से को जो है झेलते झेलते आप जो है यही रिक्वेस्ट करोगे कि भैया इतने सारे मुकदमे हैं, एक जगह पे ले आओ, जैसे नूपुर शर्मा ने कहा था। हम्म, हैं? और उस जज ने जो है ना इतनी छोटी सी प्रार्थना को भी नहीं माना, जबकि उस महिला ने, बेचारे ने, कुछ गड़बड़ कहा ही नहीं था। और ये पार्टियां इतनी दुष्ट हैं कि उसे जो है ना राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से भी हटा दिया। उसने क्या गलत कहा था? तो ये अपने हितों के साधने के लिए किसी भी घटिया चीज तक उतर सकते हैं। हमें वर्तमान लोगों के चरित्र और स्वरूप को समझते हुए एक ऐसी विधा के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा जिसका इनके पास काट ना हो। और ये हमें बहुत जोर से निर्णय लेना होगा कि आज जो किया जा रहा है वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। यदि हम वैसा करेंगे तो इनके पास रेडीमेड कार्ड अवेलेबल है, रेडीमेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। उन्हें निर्णय लेना है कि कब आपके विरुद्ध उन्हें मुकदमा कायम करना है, कब आपको जो है ना पप्पू साबित करना है, कब आपके चेहरे पर स्याही फिकवाना है, कब आपको कुटाई करवा देना है। ये सब उनके हाथ में है। आप, यू आर हाईली वनरेबल। जिस दिन वो अभिषेक को थ्रेट मानेंगे उस दिन अभिषेक को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अभिषेक को जो है ना अकेला जो है ना वो केस नहीं रजिस्टर करेंगे, चरित्र हनन कर देंगे। इतने फर्जी नकली जो है ना रील्स पैदा कर देंगे कि आप सत्य को कहोगे, कोई आपकी सत्य वाली बात सुनेगा ही नहीं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कुछ याद दिलाता हूँ। जी मैं जो है, मैं कुछ चीज़ों को, मैंने जो पहली बार मैं आपसे मिला था तो जी मैंने आपको बताया भी था और मेरे साथी भी बताएंगे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैं इनसे डे टू डे बेसिस पे गुजरता हूँ। हम्म। जैसे बोलते हैं ना कि आप जो है वो एक बातें बता रहे हैं जिनको आपने देखा है, जिसको आपने वो किया, तो वैसे ही मेरे साथ भी है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कैसे काम करता है, बीजेपी का कैसे काम करता है, कांग्रेस का कैसे करता है, या फिर अन्य दलों का कैसे करता है, कैसे गवर्नमेंट काम करती है। क्योंकि 3 मुख्यमंत्रियों के साथ तो काम किया ही है हमने। हम्म तो तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत वो आइडिया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये है कि इतना आइडिया है कि हम जानते हैं एक सिस्टम को। एक सिस्टम कैसे बड़ा होता है तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैपेसिटी चोक कैसे होती है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप
कोलैप्स कर जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से पुराने आंदोलन फेल हुए, क्या हमें नया करना चाहिए। मैं तो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का भी हूँ, जो आज की टेक्नोलॉजी है वो सारी हमारे उस पे ही है। तो मामला ये नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, मैं जो अभी तक देख पाया, जान पाया और जो है भी, आप भी सोच लीजिए, महीने, 2 महीने, 4 महीने आप भी इसी नतीजे पे आएँगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, वो व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की जो 6 उसकी समस्याएँ होती हैं, जिसे बोलते हैं कि 6 विकार, उन्हीं तक है। और उसी से वही व्यक्तियों का समूह मिलकर, विकार ग्रसित व्यक्तियों का समूह मिलकर कोई संगठन बन जाता है। वही विकार ग्रसित लोगों का समूह मिलकर कोई कंपनी बन जाता है, और वही विकार ग्रसित लोगों का समूह मिलकर कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है। और फिर वो विकार ग्रसित लोग जो होते हैं, वो अपने हिसाब से सिस्टम बनाते हैं, जो उनके उन तुच्छ जो विकार हैं उनको संतुष्ट करता हो, और साथ ही साथ वो विकार के माध्यम से वो अपने को आगे ले जाते हैं, और साथ ही साथ समाज में वो विकार फैलाते हैं। तो ये मैंने विकार विकार इतना बोल के आपको एक भ्रम में न रहे। विकार जो होते हैं वो यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मैं, मत्सर, ये जो 6 जो विकार हैं, ये यही है। इसी इसी के ऊपर बिग 5 मॉडल बनाया गया, हेक्सागो मॉडल बनाया गया। ये अभी के ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। इसी पे लोगों का वोटिंग बिहेवियर मैनिपुलेट होता है, इसी के पे लोगों की सोच मैनिपुलेट होती है, सिस्टम करप्ट किए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं। राजनीति में कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो सबसे पहला टूल होता है, और उसके लिए मास मीडिया का यूज किया जाता है। अभी अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि थ्रेट हो गए, डंडे बरसा दिए, तो डंडे बरसानों की तो इम्पैक्ट भी पोस्ट आफ्टर इफेक्ट भी तो उनको दिखाई दिए ना। 12 साल से कहाँ सत्ता में आ पाए। वो डंडों का ही असर था कि वो ऐसा एक माहौल बन गया। रामदेव को डंडे ना पड़ते, रामदेव कुर्ता पहन के ना भागते, तो अन्ना आंदोलन कभी उस पीक पे जाता ही नहीं। वो खैर उस बारे में बात नहीं करूंगा। बात ये है कि यहाँ पे वैसे ही कम लोग हैं, जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, बेगर्स हैव नो चॉइस। वैसे ही कम लोग हैं। आज का युवा तो उस चीजों में फंसा हुआ है कि वो उससे निकलना ही नहीं चाह रहा है। आप कर लीजिए किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट और किसी उसको लोगों को जोड़ के देखिए, और उनको आप करने के अपने साथ लाने की कोशिश करिए। आपको पता चल जाएगा कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या है। क्योंकि उनको उस तरह का खाद पानी दिया जा रहा है कि जिससे उनकी प्राथमिकताएं ही बदल चुकी हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास पुराने हथियार हैं, जो भले ही जंग लगे सही, तो उसी में ऑयलिंग ग्रीसिंग करके उनको थोड़ा सा काम लाइट बनाने का ये प्रयास है, और उनके माध्यम से एक नए नए हथियारों को डेवलप करने का प्रयास है। आपको जो है, आप सोचते हैं कि सिस्टम, हम एक नया सिस्टम ले आए, तो नए सिस्टम लेने के लिए भी उसको जो हमें टूल्स चाहिए होंगे, और जो हमें मैन पावर चाहिए होगी, और जो लोग चाहिए होंगे, उसमें बनाने में, उनको खड़ा करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप करके देख तो रहे हैं ना, आपने हर तरीके आजमाए। तो ये मामला जो है, ये मामला आखिर में व्यक्ति पे ही आके रुक जाता है। कोई व्यक्ति ही सिस्टम बनाता है, या व्यक्तियों का समूह ही सिस्टम बनाता है। वो अच्छा सिस्टम भी बनाता है और घटिया भी बनाता है। और कोई व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह ही एक अच्छे सिस्टम को भी करप्ट कर देता है, और घटिया सिस्टम को भी अच्छा बना देता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमारी सोच, हमारा दर्शन, जीवन दर्शन, इसीलिए धर्म की बात की जाती है, इसीलिए अध्यात्म की बात की जाती है। और धर्म और अध्यात्म से कटा हुआ आदमी कभी, मतलब कोई बोले कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे बिना धर्म और अध्यात्म से जुड़े, तो ये असंभव है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इसमें एक कॉकटेल ऐसा बन जाता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि किसमें क्या पड़ा हुआ है और क्या है। अभी ये जो काम चल रहा है, ये जो
प्रयास किया जा रहा है, ये एक प्रयास है। प्रयास में कितनी सफलता मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये जो 6 विकार हैं, उनको कम से कम करने की कोशिश करनी है अपने अंदर। जब हम अपने अंदर वो बदलाव देखेंगे, तो शायद फिर वही बदलाव हम दूसरों के अंदर लाने की भी स्थिति में होंगे, और दूसरों के अंदर आएगा तो फिर वो समाज में आएगा, और समाज से वो देश में आएगा। इसी में सिस्टम भी बन जाएंगे, इसी में टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी, और सब कुछ आ जाएगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि अभी उसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की प्रोसेस में अभी थोड़ा टाइम है। अभी मशीनें खुद से समझदार नहीं हुई हैं, और हो भी रही हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, या अपने हिसाब की जो गुड एआई पे काम कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी शायद संभव नहीं बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। बड़ा बड़ा मतलब एक चक्रव्यूह, एक माया जाल है ये। इसमें शब्दों से समझा नहीं जा सकता, ना शब्दों से बयां किया जा सकता। अभिषेक जी, यदि आपकी बात खत्म हुई हो तो मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊं। जी, मेरा बहुत सिंपल कहना ये है कि व्यक्ति के विकारों को यदि आप दूर करने जाएंगे तो आपकी जिंदगी निकल जाएगी और विकार दूर नहीं होंगे। तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी में जो जैसा है उसी स्वरूप में ग्राह्य करने का एक कमिटमेंट लेना होगा। कौन कमिटमेंट मानता है? नहीं 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 नहीं, अपन को खुद को लेना है ना। नहीं 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 नहीं, अब फिर वही बात आ जाएगी। नहीं नहीं आएगी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। यही तो सुनो, आप मेरी बात एक मिनट मेरी आप बात आएगा जब ये विकार पे कंट्रोल होगा, नहीं तो नहीं आ सकता। आप ये विकार अभी प्रश्न मेरा ये आपसे है, मैंने थोड़ा बोल लेने दिया। मेरा आपसे प्रश्न है, कितने लोगों ने अभी तक शपथ ली? अब देखो, कहने के लिए तो 17,000 लोगों ने ली है। हाँ, वो 17,000 में वो कहाँ है? वो 1700 लोग। 17,000 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1700 पूछ रहा हूँ, वो कहाँ है? नहीं, और वो उनके नाम भी हैं, उनके नंबर भी हैं, वो सब कुछ है ना। नाम नंबर नहीं, ये सब जो होता है, ये जो विकार होते हैं लोगों को झूठ बोलने के लिए। एक मिनट अभिषेक जी, मैं आपसे बहुत छोटी बात ये कह रहा हूँ कि क्या मैं आपके अंदर के विकार बदल सकता हूँ? क्या नहीं बदल सकता? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनको लिमिट में लाया जा सकता है। मैं ये कह रहा, मैं उनको लिमिट में आने की हम एक दूसरी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं ना। क्या है? हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे तो जो वो विकार हैं, जिनको मैनिफेस्टेशन मिलता है, जिनको पोषक तत्व मिलते हैं, वो पोषक तत्व जो है ना सुप्त हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे, तो आपके विकार विलुप्त हो जाएंगे। बस मैं इसी पॉइंट पे आपको रोकता हूँ। अब आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गए। देखिए, इकोसिस्टम बदलने के लिए भी हमें कुछ विकार रहित या विकार बिल्कुल कम वाले एक ऐसे लोगों का समूह बनाना पड़ेगा जो उस इकोसिस्टम को बना सकें। अकेले नहीं बना सकते आप। मैं उल्टी बात कह रहा हूँ। देखो, एकदम अलग तरीके से कह रहा हूँ। आप पहचानने जाएंगे तो उम्र निकल जाएगी, तो पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर लाए अपन, उसको हम हनुमान कह रहे हैं। जो हनुमान है वो सिद्ध करेगा अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर, जिसमें ऊर्जा होगी, कमिटमेंट होगा। ये नहीं होता है, ये जो नहीं होता है वही करके दिखाना है। लोगों को जोड़ना ही अगर क्राइटेरिया है तो इसमें तो ये एमएलएम मॉडल हो गया, और क्या उसमें कुछ इंसेंटिव डाल देते हैं तो लोग ही जुड़ जाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ, नहीं, वो जुड़ाव 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों का इंसेंटिव एक ही है, अच्छा भारत। दूसरा इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, एक इंसेंटिव अपने अधिकारों से ज्यादा ड्यूटीज पे काम करने की आवश्यकता है, नैतिकता नहीं। वो हम ये कह रहे हैं, वो लक्ष्यों को अपन फ्रीज ना माने, उस पर अपन काम करते रहें, उसको अपन इम्प्रूव करें, लोगों से और जुड़ना है उसको जोड़ते रहें। सिर्फ और सिर्फ अधिकारों को बात करने से बात नहीं बनने वाली। समस्या जो है ड्यूटीज में आ रही है। ड्यूटीज और अधिकार को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए रिफाइनमेंट मॉडल पे चर्चा करिए। और देखो, भाषा होगी जो आम जन को, जिससे आम जनता परिचित हो,
देख, वो भाषा नहीं हम होगी तो ये कि कह रहे हैं कि मॉडल मैं समझाता हूँ, भाषा आप बना लीजिए। मैं नहीं, तो जो भी आप जिसकी जिसकी बोलते भाषा हैं, में नहीं नहीं, जो देखो जिसकी भाषा में मास्टरी जो हो भी भाषा के लिए। आपने बोला हाँ। जो भी आपने बोला हम्म, वो मैंने बहुत ध्यान से सुना है, और मुझे उसमें कुछ चीजें अच्छी भी लगी हैं। बिल्कुल, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं मानता हूँ, और इसको साथ में लेके चला जा सकता है। हम्म, लेकिन साथ ही साथ, क्योंकि अगर वर्धा का प्रोग्राम आप बना रही हैं, तो वर्धा के प्रोग्राम में जो है कुछ चीज़ों पर हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ वहाँ बैठना पड़ेगा। और अगर हम फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ बैठेंगे तो बिल्कुल चीज़ें वैसे ही ड्राइव करेंगी। शब्दावली भिन्न हो सकती है, बोलने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, या कुछ चीज़ों में कार्यशैली भी भिन्न हो सकती है, लेकिन जो अंत रिजल्ट है या जो एंड रिजल्ट है और जो हमारा अल्टीमेट एम है वो सेम रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे केवल इतना ही कहना है कि उन कोर विषयों को जरूर सामने रखा जाए। हाँ बिल्कुल, और क्या, चर्चा का मतलब ही है सारे एक एक बिंदु पे बात होगी, क्यों नहीं बात होगी। बिल्कुल, उसके लिए तो ये सभी सभी लोग सहमत हैं, और उससे कोई वो भाग ही नहीं सकता भाई। 4 दिन का समय अगर दिया जा रहा है और दिया जाएगा, तो फिर तो हर चीज को सुना जाएगा और एक एक चीजों को बारीकी से परखा जाएगा, और बात होगी, हर चीज पर होगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। और उसके लिए रणनीति क्या होगी वो भी बताएं। मतलब मेरा ये कहना जी है कि अब हमें उन लोगों तक को सामने करना होगा जो ऑलरेडी सामने हैं। बस उन्हें अपने काम में केवल एक शब्द जोड़ना है कि भैया अच्छे भारत का संकल्प ले लो, बस। क्या हम उन्हें उनकी बिना किसी चीज में परिवर्तन लाए, क्या एक एक्टिविटी जोड़ सकते हैं? और उनको ये भी कहना है कि सभी व्यक्ति ये संकल्प ले सकते हैं, वो दुष्ट हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, इसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आज जो व्यक्ति जैसा भी है वो आज के कारण है। आप मेरी बात समझ रहे जी जी। हैं? यदि हम आपका इकोसिस्टम बदल देंगे, जब आई गारंटी। ये जो मैंने आपको बताया ना शब्दावली, तो हाँ, शब्दावली पे थोड़ा काम किया जाने की आवश्यकता है। बाकी और सारी चीज़ों पे सभी सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो शब्दावली देखो, शब्दावली का मेरा ये कहना है कि मैं भाषाविद नहीं, राइट? देखिए, बात आप समझिएगा कि ये जब आप बोलेंगे कि अच्छा भारत का संकल्प लेंगे, तो वो लोग जो 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं और एक अच्छा भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने नाम ही तो अच्छा भैया भारत रख उसी दिया है, वो जो वो लोग हर्ट होगा, उनको उनको लगेगा कि अभी तक मैं कोई टाइम पास कर रहा था और नहीं, आप मैं ये कहते हैं नहीं कह करते रहा हूँ, रहो। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने जो काम किया है उसके कंपोनेंट आपको इस नए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो हम उसमें जोड़ लेते हैं। आपको अपने ही संकल्प को रिटरेट करने में क्या दिक्कत? जिस भारत के लिए मैं काम कर रहा हूँ उस अच्छे भारत के लिए मैं संकल्प लेता हूँ अपने। वो कहते हैं आई एम, नहीं कई बार हम ये भाषा यूज करते हैं कि नहीं कहते, आई एम रीडेडिकेटिंग फॉर दिस। तो रीडेडिकेट करने में क्या दिक्कत? यदि जो आप सोच रहे हैं वो सब चीज इसमें विद्यमान है, तो वी आर टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग। और यदि विद्यमान नहीं है और जरूरी है तो उसको जोड़ लेते हैं, फिर वो आपका भारत अच्छा जी भारत हो जाएगा ना। जी यदि जी। आपके अच्छे भारत की सब चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं, तो हम सबसे पहले यही चर्चा कर लेंगे, भाई साहब आपकी कौन कौन सी चीजें इसमें नहीं दिख रही हैं, उनको जोड़ते हैं पहले तो। जी और फिर जो आप कह रहे हो कि हम अच्छे भारत का संकल्प लें, यदि लेट्स रीडेडिकेटेड फॉर द दिस अच्छा भारत, हम अपने अपने ही एनर्जी लेवल को तो बढ़ा सकते हैं, तो नहीं बढ़ा सकते। ठीक है अभिषेक, सर, तो हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, मुझे तैयार होना है, अभी निकलना आप है तैयार कहीं हो पे और जाइए। अब मुझे। मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ, ये 2-3 विषय जो आप महत्वपूर्ण समझते हैं वो वर्धा के पहले ले लीजिए। जी 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 ठीक है ना? चलिए, जी। ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। जय